हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद होंगे बढ़िया अपनी तैयारियों में लगे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं शाला पूर्व शिक्षा। कल जो हमने पिछली क्लास ली थी यहीं पर हमने स्टॉप किया था। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि शाला पूर्व शिक्षा होती क्या है। तो शिक्षा का मतलब है दूसरों को ज्ञान सिखाना और खुद से ज्ञान हासिल करना। ठीक है, जैसे कि मैं सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ आपको। ठीक है, दोनों ही काम है। तो शिक्षा का मतलब है दूसरों को ज्ञान सिखाना और खुद से ज्ञान हासिल करना, खुद से भी ज्ञान लेना। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीक, दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति शामिल है। क्या क्या है शिक्षा में? ज्ञान है, उचित आचरण मतलब बड़ों से आदर करना, जो हम उम्र के साथ भी बिहेवियर अच्छा रखना उनके साथ भी। तकनीकी दक्षता, इसके बाद शिक्षण और विद्या प्राप्ति, ये सभी किस में आ जाएगा? आपकी शिक्षा में जाएगा। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसान की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। ठीक है, उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसका ज्ञान बढ़ता है और उसका व्यवहार बदलता है। शिक्षा के जरिए इंसान सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनता है। शिक्षा से व्यक्ति और समाज दोनों लगातार विकसित होते हैं। ठीक है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। ठीक है, शिक्षा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द एजुकेशन है। ओके, आगे देखेंगे। एजुकेशन जो कि लैटिन भाषा के एडुकेटम एडुकेटम शब्द से बना है। दो बातें हो गई। संस्कृत में किस धातु से मिलकर बना है? शिक्ष। शिक्ष से मिलकर शिक्षा बना है। और अंग्रेजी का जो एजुकेशन है ये किससे बना है? एडुकेटम से बना है, जो कि कैसा कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, कहाँ गया, रुको। तथा एडुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ई यानी ए तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ये खुद भी किससे बना है? पूरा ही एडुकेटम भी लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और लैटिन भाषा के ई तथा ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। स्वयं भी लैटिन भाषा के ई और ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। ई शब्द का अर्थ है अंदर से और ड्यू का शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। ओके, मतलब ये भी किसी चीज़ से प्रेरित है। एजुकेटम जो है, एडुकेटम, ये भी खुद से नहीं बना है। ये भी उसने दो शब्द पकड़े, एक तो आपका ई पकड़ा और दूसरा उसने ड्यू क्या पकड़ा? ड्यूको, कि ड्यूको है ना, ड्यूका दिया है, लेकिन ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे बढ़ना, है ना, मोटिवेट होकर। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होगा अंदर से आगे बढ़ना। एजुकेशन कहते हैं ना, किसी को फोर्स करके नहीं कराई जा सकती। जब तक इंसान खुद से नहीं सीखना चाहेगा उसे कोई कुछ नहीं सिखा सकता, है ना। आगे देखेंगे। भाषा के एडुकेयर लैटिन भाषा के एडुकेयर तथा एजुशेयर शब्दों को भी एजुकेशन शब्द के मूल के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब एजुकेशन की जगह आप एजुकेयर या एजुशेयर भी बोल सकते हैं। इसको स्वीकारा गया है एजुकेशन शब्द के मूल रूप में। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यक्ति या बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने तथा विकसित करने की क्रिया से लिया जाता है ना। बच्चे को नहीं पता उसके अंदर क्या टैलेंट है। हो सकता है वो प्रतिभावान बच्चा है लेकिन उसे ही ज्ञान नहीं है, लेकिन एजुकेशन के माध्यम से उसकी जो प्रतिभा है उसको अपन निखार सकते हैं, है ना। तो शिक्षा से ये सब किया जा सकता है। अपन अब कुछ परिभाषा देखते हैं। जैसे कि ये फ्रॉबेल महोदय हैं, इनने क्या बोला हुआ है? फ्रॉबेल ने कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। फ्रॉबेल ने क्या कहा है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है। ओके, शक्तियों का विकास क्या करता है? करता है बच्चा। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। फ्रॉबेल ने कहा है ये। फ्रॉबेल शक्तिशाली कौन होता है? बैल होता है ना, बैल, गाय का हस्बैंड बैल। ठीक है, तो ये क्या करता है? शक्तिशाली होता है, तो शक्तियों का विकास उसका अच्छा रहता है। शक्ति भरपूर होती है ना, किसी को एक सींग मारता है तो इंसान पता नहीं कहाँ पहुँचता है। तो शक्तियों का विकास उसमें प्रॉपर हो रहा होता है। तो किसने कहा है ये? फ्रॉबेल ने, यानी बैल जैसी शक्तियों का विकास उसमें हुआ है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। आगे देखेंगे। हमारे जो विवेकानंद जी हैं ये क्या बोलते हैं शिक्षा को लेकर?
तो ये कहते हैं मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित, अंतर्निहित यानी पहले से उसमें कुछ है, पूर्णता को अभिव्यक्त करना है, मतलब उसके अंदर वो है चीज़, क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि उसमें शिक्षा का अभाव है। जब वो शिक्षित हो जाता है तो उसके अंदर जो शक्ति होती है, जो पूर्णता होती है, वो बाहर आ जाती है, निखर के बाहर आती है। तो ये किसने बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं, बड़े महान थे, मतलब एक बार कोई चीज़ इनको पढ़ लेते थे, हमेशा उनको याद रहती थी, है ना? जैसे मान लो उन्होंने कोई बुक पढ़ी, कोई पुस्तक एक बार पढ़ लेते थे तो उसको व्याख्यान कर देते थे पूरा, यानी उसको पूरा अभिव्यक्त कर देते थे। मतलब पूरी बुक को, पूरी किताब को अंतर्निहित कर लेते थे, अपने अंदर पूरी समा लेते थे। पूरी बुक, पूर्णता, है ना? अंतर्निहित पूर्णता यानी पूरी बुक को, पूरी किताब को अपने अंदर अंतर्निहित कर लेते थे पूर्ण रूप से, और उसको अभिव्यक्त कर देते थे, है ना? ऐसे ट्रिक से याद कर लोगे कि क्या करते थे, अपने अंदर क्या करते थे, पूरी बुक को अपने अंदर समा लेते थे, अंतर्निहित कर लेते थे, और पूर्ण रूप से, पूर्णता यानी पूर्ण रूप से, और उसको अभिव्यक्त कर देते थे मौखिक, एक बार पढ़ने के बाद ही। और अपन यहाँ देखो 5-5, 6-6 महीने से लगे हैं ना, फिर भी पूरी किताब नहीं कर पाए अभी तक। ओके, तो ऐसे थे महान हमारे स्वामी विवेकानंद जी। अब आगे देखते हैं, उसके लिए चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है, मतलब हर तरीके से बच्चा जो है विकसित हो जाए, सर्वोत्तम विकास उसका हो जाए। गांधी जी की फोटो कहाँ रहती है, नोट पर होती है, देखी होगी, ऐसे ऐसे गांधी जी बने रहते हैं, ये है ना, 500 का बिल्कुल चमचमाता नोट है। अब जिसके पास ये 500 का नोट की गड्डियाँ होती हैं तो उसका क्या होता है, उसका शरीर का विकास भी अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क भी एकदम फ्रेश रहता है, आत्मा यानी अंतरात्मा तक तृप्त हो जाती है, और सर्वोत्तम विकास उसका होता है जिसके पास 500 के नोट होते हैं और नोट पर मुस्कुराते गांधी जी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपन याद कर लेंगे। ठीक है, ओके, मतलब मनुष्य के शरीर का विकास भी हो जाएगा बढ़िया से, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट खाएगा नाश्ते में, खाने में, सब चाय टाइप से पूरी संपन्नता होगी। जब मस्तिष्क भी फ्रेश रहेगा एकदम, कोई टेंशन ही नहीं है किसी भी तरह की, है ना, ना चिक चिक ना पिक पिक, नौ खर्चा अगर लगे, काम हो रहा है अपना, और आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, है ना, जब पैसा है तो सब कुछ है, और सर्वांगीण विकास उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है, तो हमने गांधी जी की फोटो 500 के नोट पे याद कर ली। आगे देखेंगे, अब अरस्तु महोदय क्या कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में कैसा होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ओके, तो ये किसने कहा है, किसने कहा, ये हमारे अरस्तु महोदय ने कहा है। अरस्तु, इनकी शक्ल देखो सबसे पहले तो कितनी शानदार है, ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा नींद में से उठ के चले आ रहे हैं, बिल्कुल 2-3 दिन की नींद कंटिन्यू करी और बिल्कुल उठ के आ गए, है ना। तो सोने से क्या होता है, शायद ज़्यादा, मतलब जब इंसान अच्छी नींद ले लेता है, भरपूर नींद लेता है, तो क्या होता है, स्वस्थ उसका शरीर रहता है, स्वस्थ उसका मस्तिष्क रहता है ना, तो बढ़िया से उसका निर्माण अच्छा हो जाता है। तो जब नींद इंसान अच्छी लेता है, बढ़िया से नींद लेता है, तो क्या होता है, शरीर भी स्वस्थ, मस्तिष्क भी स्वस्थ, और सब कुछ स्वस्थ ही स्वस्थ है फिर तो, है ना। तो इनका चेहरा याद कर लेना, जब अरस्तु का है ना, तो बढ़िया से ये नींद में से उठ के चले आ रहे हैं, और इनने क्या करा, शरीर मस्तिष्क सबका बढ़िया से विकास कर लिया, है ना, नींद पूरी करके अपनी। ओके, है ना। ट्रिक अच्छी लग रही है तो मेंशन करना कहाँ की ट्रिक मज़े आ रही है, मैंने बनाती जाती हूँ, है ना, कुछ वो ही नहीं है। ओके, ट्रिक लिखा करो कि ये अच्छी लगी, तो थोड़ा सा खुद का भी रिवीजन हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इन्हें कौन सी पसंद आ रही है ट्रिक। ओके, हैंड टू हैंड बना रही है यार, इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी इंसान की, कोई मैंने सोचा नहीं इसके पहले क्या ट्रिक बननी है, बस देखा और बना दी ट्रिक। थोड़ा, है ना, एफर्ट दिखाया करो यार, दीदी इतनी मेहनत से फटाफट कर रही हैं। चलो अगला देखेंगे, और लाइक कर दिया करो, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोल रहे हैं, पहले इनकी शक्ल देखते हैं। ये तो मुझे
कुछ मत कहो, कहूँगी तो भैया दिक्कत हो जाएगी। बाकी इनकी शक्ल देखो, इनकी भी शानदार शक्ल है। ये देखिए, बस ये दाढ़ी दिख रही है यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे बाल दिख रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है ना? बाल यहाँ दिख रहे हैं बस, ठीक है। इनको देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। ओके, क्या बोल रहे हैं ये? शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियाँ आपकी और बाह्य जगत के मध्य, जो आपके अंदर शक्तियाँ हैं और जो बाहरी जगत में जो ज़रूरत है, उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना। क्या है? शिक्षा है। मान लीजिए आपके अंदर शक्तियाँ हैं कि आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, या आप में दिमाग बहुत खतरनाक है, या आपकी आंतरिक शक्तियाँ हैं, और बाहर वातावरण में बिल्कुल कहना चाहिए कैसे लोग हैं, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर शक्ति भरपूर है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप की सोच बहुत महान है, आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा बाहरी जगह दे दिया जाए, ऐसे एटमॉस्फेयर में खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे बिल्कुल कहना चाहिए अंगूठा छाप लोग हैं और किसी बात को समझते नहीं हैं, और वहाँ आप उनसे अंग्रेज़ी में बात करेंगे, वहाँ अपनी शिक्षा झाड़ेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, वो नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप उनकी थोड़ी-सी लैंग्वेज यूज़ करके, उनके हिसाब से बात करके, उस हिसाब से बात करेंगे जिसमें कि वो कन्विंस हो सके, तो आप शिक्षित कहलाएँगे। क्योंकि आप में उनको समझाने की कैपेसिटी है, आप में विवेक है, बुद्धि है कि कैसे उनसे अपनी बात मनवानी है, तो ये शिक्षित लोगों की श्रेणी में आएगा। ठीक है? जिसको लिखना नहीं आता, का अक्षर नहीं पढ़ सकते, उनके सामने आप पूरी डिक्शनरी खोल देंगे इंग्लिश की, तो आप एजुकेटेड नहीं कहलाएँगे, क्योंकि आप उनको अपनी बात बता ही नहीं पा रहे हो। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले से उस तरीके से बात करें, जैसे तरीके से वो बात समझते हों, है ना? तो इन्होंने यही बोला है कि अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना। आप कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे गँवार भी बोलते हैं कि आप एजुकेटेड हो, लेकिन आप में बात करने का वो नहीं है। तो बाहरी जगत के साथ अगर आप समन्वय स्थापित कर लेते हैं, तो आप शिक्षित की श्रेणी में आते हैं। तो ये किसने कहा है? हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने। ओके, हर्बर्ट ने। और इन्होंने हर बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझा दिया, हर बात को, है ना? हर इंसान की बात को अच्छे तरीके से समझा दिया। हर बर्ड, एक-एक वर्ड इनने बिल्कुल सही कहा है, ठीक है? हर बर्ड को बहुत अच्छे तरह से इनने समझा दिया यहाँ पे। आगे देखेंगे पेस्टोलॉजी। अब ये पेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं? मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिपूर्ण विकासी शिक्षा है। क्या बोल रहे हैं? मानव की आंतरिक शक्तियों का, मानव की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, उसका स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिपूर्ण विकास ही आपका क्या है? विकासी शिक्षा है। ओके, तो स्वाभाविक और एवं सामंजस्यपूर्ण, ये भी उनके जैसे ही बात कर रहे हैं ऊपर की, जो अपन ऊपर देखे थे हर्बर्ट साहब को, उनके जैसे ये बोल रहे हैं। मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगतिपूर्ण विकासी शिक्षा है। तो ये कौन बोल रहे हैं? पेस्टोलॉजी बोल रहे हैं। पेस्टोलॉजी, ठीक है? तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? स्वाभाविक व सामंजस्यपूर्ण प्रगति। देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इनकी पेस्टोलॉजी की। एक मैंने क्या बताई थी आपको ट्रिक, जो होती है बाल मनोविज्ञान के जनक इनको बोला जाता है ना। तो पेस्टोलॉजी मैंने बताया था कि बालक के मन को क्या भाती हैं? पेस्ट्रीज भाती हैं, अच्छी लगती है ना पेस्टोलॉजी, पेस्ट्री। तो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण, जब बच्चे को पेस्ट्री चाहिए होती है ना, तो उनका जो स्वभाव है वो उनका जो स्वभाव है ना, वो बस उस चीज़ को पाना चाहता है। वो ज़िद करेगा, रोएगा कि मुझे तो पेस्ट्री खानी है, रोता रहेगा, और आप उससे सामंजस्य नहीं बिठा सकते। वो सिर्फ़ चाह रहा है कि उसको चाहिए तो आपको दिलानी पड़ेगी, ठीक है? वो अपना स्वभाव कुछ ऐसा बना लेता है, अपने स्वभाव में ही, मतलब स्वभाव उसका बिल्कुल बिगाड़ लेगा, रोएगा, लौट जाएगा ज़मीन पर, उसको चाहिए मतलब चाहिए, तो आप उससे सामंजस्य नहीं बिठा सकते। तो ये किसने कहा है? आपके पेस्टोलॉजी ने। तो इस तरीके से याद कर लेना। और हमारी परिभाषाएँ हो चुकी हैं फिनिश। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा के प्रकार देख लेते हैं। अब औपचारिक शिक्षा है क्या होती है? बहुत ईज़ी लैंग्वेज में फटाफट अपन समझते हैं इसमें, इससे ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। आम तौर पर स्कूल के परिसर में होती है औपचारिक शिक्षा, ठीक है?
यह बुनियादी शैक्षणिक ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे एक बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है ना, पूरे डिसिप्लिन में उसको सीखना होगा। ठीक है, वही है प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय और आगे महाविद्यालयों तक जारी रहती है। ऐसी शिक्षा विशेष रूप से योग्य शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है जो शिक्षा की कला में काफ़ी कुशल होते हैं। ठीक है, एक टीचर को कैसा होना चाहिए? पहली बात तो उसको शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए और अपनी बात को समझा सके। खुद ज्ञानी होने से मतलब नहीं है, अगर उसमें अथाह ज्ञान है, बहुत पूरे चारों वेदों के ज्ञाता हैं, लेकिन आपको समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो दे आर नॉट टीचर्स। ठीक है, तो विशेष रूप से शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है और शिक्षा की कला में काफ़ी कैसे होते हैं? कुशल होते हैं। आगे देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा क्या है? यह उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें माता-पिता अपने बच्चों को भोजन तैयार करना या साइकिल चलाना जैसी शिक्षा से परे की चीज़ें सिखा रहे हैं। लोग किताबों या शैक्षिक वेबसाइटों के माध्यम से भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूलों में उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्राप्त नहीं की जाती है। यह ना तो पूर्व नियोजित है और ना ही जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, मतलब आप ये बताएं कि लोग जैसे किताब है, किताबों या शैक्षिक वेबसाइटों के माध्यम से भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूलों में उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्राप्त नहीं की जाती। यह ना तो पूर्व नियोजित है और ना ही जानबूझकर किया जाता है। इसकी कोई योजना नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है। लाइक आपको अगर कोई रेसिपी देखनी है तो आप झट से क्या करोगे? यूट्यूब खोलोगे और एक वीडियो लगा लोगे, देखोगे, बना लोगे। आपने शिक्षा ही ली, लेकिन कौन सी ली? अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक नहीं, ऐसे कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको डेली इतने बजे आना है, कोई क्लास सीखनी है या फुल यूनिफॉर्म में रहना है तभी आप वीडियो देख पाओगे। ऐसा कोई बॉन्डिंग्स नहीं होती। जब आपका मन किया आपने कर लिया, कोई नियोजन नहीं है इसका, है ना। आगे देखेंगे, अब आती है आपकी गैर औपचारिक शिक्षा। अब गैर औपचारिक क्या होती है? ना ये अनौपचारिक है ना ही ये औपचारिक है, मिडिल में आ जाती है ये। तो क्या होगा? इसका तात्पर्य वयस्क बुनियादी शिक्षा से है। वयस्क साक्षरता व शिक्षा या कौशल विकास से है। यह सीखने के विभिन्न रूप ले सकता है जो किसी व्यक्ति में एक विशेष कौशल या क्षमता विकसित करने के लिए लगातार और व्यवस्थित रूप से प्रदान किया जाता है। देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा? आपका प्रौढ़ शिक्षा जो चली थी वो आ जाएगी। और आपने देखा होगा कि अभी सरकार की साइड से कई जैसे पार्लर का कोर्स सिखाते हैं, कुकिंग का कोर्स सिखाते हैं, सिलाई सिखाती है सरकार। तो ये किस में आ जाएगा? आपका गैर औपचारिक में। ना तो ये औपचारिक है ना ही अनौपचारिक है ना। जिसको सीखना है सीखे, नहीं सीखना है नहीं सीखे, कोई बॉन्डिंग्स नहीं है इसमें भी। तो ये गैर औपचारिक में आ जाएगा। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर वैसी नहीं होती है कि इतना कोर्स है उतना कोर्स है। वो तो सिखाना है उनको, वो कितने भी टाइम में आपको सिखा के छोड़ देंगे। आगे देखेंगे शाला पूर्व शिक्षा का परिचय। देखिए, संपूर्ण विश्व में इस बात को मान्यता प्रदान है कि प्रारंभिक वर्षों की सीख जीवन की नींव रखने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। ओके, बच्चे के मस्तिष्क का विकास प्रारंभिक वर्षों में 90% तक हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECCE की पहल का दस्तावेजीकरण औपचारिक रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। आंदोलन के प्रारंभिक अग्रणियों में गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोडेक, मारिया मोंटेसरी आदि शामिल थे। ये मारिया है, मारिसा लिखा है इसमें, मारिया है और ये मोडेक है। ठीक है, तो देखो इनने क्या बोला है कि ECCE की पहल का दस्तावेजीकरण, ठीक है, औपचारिक रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, यानी बाद में हुआ। उत्तरार्ध यानी बाद, लास्ट 19वीं सदी के लास्ट में। यह आंदोलन के प्रारंभिक अग्रणियों में, आंदोलन के अग्रणी कौन थे? गिजुभाई बधेका थे, ताराबाई मोडेक थे और मारिया मोंटेसरी आदि शामिल थे 19वीं शताब्दी के लास्ट में। ठीक है, हमारे देश तथा प्रदेशों में इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निजी, शासकीय तथा अशासकीय संस्थाएं तथा विभाग अपने तरीकों से कार्य करते रहे हैं। ठीक है, अब ECC क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा व पोषण के साथ सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। ECC प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 में उभर कर सामने आई थी।
ठीक है। अवधारणा कब आई थी? सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उभर कर सामने आई थी। इससे पूर्व मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, नर्सरी, प्री स्कूल आदि नामों से चल रहे कार्यक्रम ईसीसीई की समग्र अवधारणा से परे केवल शिक्षा के पहलू पर जोर देते आए हैं। ठीक है। इस हेतु अब तक मुख्य रूप से 3 विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समन्वित रूप से प्रयास किए जाते रहे हैं। बच्चे के सर्वांगीण विकास हेतु पोषण, स्वास्थ्य एवं शाला पूर्व शिक्षा बच्चे के अधिकार हैं। क्या क्या है? पोषण है, स्वास्थ्य है और शाला पूर्व शिक्षा, ये 3 बच्चे के अधिकार हैं। पोषण कहाँ से मिल जाएगा? आपके आंगनवाड़ी केंद्रों से, महिला बाल विकास द्वारा। स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य विभाग द्वारा, और स्कूल बच्चे का जो शाला पूर्व शिक्षा है वो आपके शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है। तीनों विभाग इसमें लगातार लगे हुए हैं। कौन? महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है। भारत में आईसीडीएस कार्यक्रम सन 1975 से प्रारंभ किया गया। इसी के तहत प्रदेश के सिंगरौली जिले में बैढ़न विकास खंड एवं जगदलपुर जिले, जो अब छत्तीसगढ़ में आता है, के आदिवासी विकास खंड टॉपपॉल से आईसीडीएस योजना का प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात धीरे धीरे कार्यक्रम का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में कर दिया। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी एट प्रेजेंट में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ से आईसीडीएस का प्रारंभ हुआ है। ओके। और 1975 में। अगले पेज पे चलेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर यह सभी दायित्व आईसीडीएस की 6 सेवाओं के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संपादित किए जाते हैं। अतः शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 11 तथा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा ईसीसी नीति 2003 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने, छोटे बच्चों के साथ न्याय करने, बच्चों की आयु एवं आवश्यकता अनुसार संतुलित पाठ्यक्रम एवं सुविधाएं निर्धारित किए जाने तथा उन्हें लागू करने हेतु शाला पूर्व शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में बनाई गई। ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के सिद्धांतों का पालन करते हुए इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से की गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के सिद्धांतों का पालन करते हुए इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को बांसवाड़ा की गढ़ी पंचायत समिति से की गई थी। वर्तमान में आईसीडीएस राज्य में 304 परियोजना के तहत संचालित 62,020 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बड़ी संख्या में राजस्थान के लाभार्थियों को लाभान्वित कर रहा है। ओके। सामाजिक संदर्भ देखेंगे। भारतीय परिवेश में पूर्व में संयुक्त परिवारों की परंपरा होने से बच्चों को घर में ही आधारभूत मूल्यों और सामाजिक कुशलताओं के संस्कार सीखने के अवसर सहज रूप से उपलब्ध होते थे। ठीक है। पहले क्या था कि संयुक्त परिवार में थे, दादी कहानी सुना रही हैं, दादाजी को किस्से सुना रहे हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास होता रहता था। ठीक है। वर्तमान परिदृश्य में संयुक्त परिवार की परंपरा दिनों दिन कम होती जा रही है, जिससे बच्चों की देखभाल प्रभावित होती है। साथ ही पति पत्नी दोनों का कामकाजी होना भी बच्चों की देखरेख को प्रभावित करता है। ठीक है। बच्चे अकेले रहते हैं, अकेले ना बात करने वाला कोई ना कुछ, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है देखते हैं। वर्तमान परिवेश में 3 वर्ष की आयु के पश्चात बच्चे को ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उसे घर से बाहर घर जैसा वातावरण मिले। पारिवारिक सामुदायिक परंपराओं तथा प्रारंभिक वर्षों में बच्चे की देखभाल के साथ उनकी शाला जाने के लिए शिक्षा की तैयारी सुनिश्चित हो सके। बालक बालिका शिक्षा भेदभाव रहित सामाजिक पहचान तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ समानतावादी वातावरण में सक्रियता के साथ सभी बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। मतलब ना लड़का लड़की में भेदभाव हो, ना ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कोई भेदभाव हो, सब मिलकर एक साथ शाला पूर्व शिक्षा ले सके, ये उनका अधिकार है। भिन्न भिन्न सामाजिक व पारिवारिक विविधताओं को उपयुक्त प्रावधानों के द्वारा एवं माता पिता और देखभालकर्ता के द्वारा
बच्चों का संतुलित रूप से सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता है। ओके, आगे देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान के संशोधित अनुच्छेद में उल्लेखित प्रावधान के अनुक्रम में राज्य शासन को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व के दृष्टिगत 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा प्रदान हेतु प्रयत्न करना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 के तहत क्या करना होगा, राज्य शासन को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व के दृष्टिगत 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा यानी ईसीसी की ट्रेनिंग जो है उनको ईसीसी उनको प्रदान करना होगा। ठीक है, 6 वर्ष तक की आयु तक, 3 से 6 वर्ष तक की। अनुच्छेद 21 का के तहत, अब अनुच्छेद 21 का क्या बोल रहा है, का मतलब ए, इसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जिसे आरटीई कहा जाता है। और इसके बाद 51 ए संशोधन करके ये जे हो चुके हैं। ठीक है, के बाद नया अनुच्छेद के जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 51 ए में बोला है, संशोधन करके जे के बाद नया अनुच्छेद के जोड़ा गया है। पहले जे जुड़ा फिर के जुड़ गया। और 6 से 14 साल के बच्चों के पेरेंट्स को बोला गया है कि आपको स्कूल भेजना है। आगे है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 11 क्या बोलती है, इसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करने के उद्देश्य से शिशु स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा 3 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बच्चों को उनकी 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक उपलब्ध कराई जाएगी तथा शाला पूर्व शिक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित राज्य का होगा। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शाला पूर्व शिक्षा को मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण निवेश माना गया है। दोनों ही नीतियों में क्या बोला है, शाला पूर्व शिक्षा को महत्वपूर्ण निवेश माना है। राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 प्रारंभिक शिक्षा हेतु गुणवत्ता मानकों पर आधारित शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम को लागू करने पर जोर दिया गया है। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2022 में 10+2 की शिक्षा प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 की शैक्षणिक प्रणाली अपनाई गई है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान में जो है कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो 5+3+3+4। ठीक है, ये आपकी शिक्षा नीति चल रही है। ओके, आगे देखेंगे। हाँ, इस प्रणाली के तहत छात्रों को प्राथमिक स्कूल में 5 साल, ये आपका प्राथमिक स्कूल हो गया। मिडिल स्कूल 3 साल, ये मिडिल स्कूल हो गया आपका। हाई स्कूल में 3 साल, ये हाई स्कूल हो गया। और 4 साल का समय मिलेगा, कॉलेज में 4 साल का समय मिलेगा। इस नीति में 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा और 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। मतलब शुरू के जो 3 साल है यानी 3 साल से 6 साल तक आंगनवाड़ी में शिक्षा लेगा वो। इसके बाद आपके 6 साल का जब वो हो जाएगा तो कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूली शिक्षा उसको मिलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय ईसीसी नीति क्या बोलती है, भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक जो भी है नई दिल्ली दिनांक 23 सितंबर 2013 के द्वारा ईसीसी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई है। 23 सितंबर 2013 को की गई है, ध्यान रखना है। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक डैश डैश ये दिया हुआ है, नई दिल्ली दिनांक 23 जनवरी 2014 के द्वारा ईसीसी की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ओके, यहाँ तो दिया था ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है, यहाँ फ्रेमवर्क बनाया गया तथा गुणवत्ता युक्त ईसीसी के लिए निम्नानुसार गुणवत्ता मानक एवं 11 नॉन निगोशिएबल संकेतक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है,
शिक्षक शिक्षिका देखभालकर्ता तथा बच्चों के बीच बेहतर समन्वय तथा ऐसा वातावरण जहां बच्चा अपने को सहज महसूस कर सके, ऐसा उनको देना होगा। इसके बाद है शारीरिक सामाजिक तथा भावनात्मक सुरक्षा सहित बच्चों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाना। ठीक है, शारीरिक सामाजिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित फील होना चाहिए बच्चे को। ठीक है, इसके बाद साफ सुथरा हरित क्षेत्र जो बच्चों की सुरक्षा के साथ सहज पहुंच में हो। हरित क्षेत्र और बच्चों की सुरक्षा के साथ सहज पहुंच में हो, सुरक्षा भी हो, सहज पहुंच हो। ऐसा नहीं कि सीढ़ियों है और गिरने का डर है, मतलब सुरक्षात्मक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। कक्ष के अंदर तथा बाहर निर्धारित मापदंडों के अनुसार पेयजल और शौचालय की सहित स्थान होना चाहिए। ठीक है, पेयजल भी हो साफ और शौचालय की सुविधा हो। बच्चों के लिए सीखने को बेहतर बनाने के लिए बसों के आकलन की पद्धति, आकलन रिपोर्ट के माध्यम से बच्चों होगा, ये बसों हटा के बच्चों का देना है ना, ये ऊपर जो दिया है ना ये बच्चों है, ये है कि आकलन की पद्धति, आकलन रिपोर्ट के माध्यम से बच्चों के विकास की पहचान की जाना। माता पिता तथा अभिभावकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में जागरूक किया जाना। ओके, उनको बताते रहो टाइम टाइम पर कि कैसी उनकी प्रोग्रेस चल रही है। अच्छा, नॉन नेगोशिएबल संकेतक क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। ईसीसी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित 11 आधारभूत मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा और ये संकेतक किसी भी प्रकार की शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य होंगे। ठीक है, ईसीसी के तहत बच्चों की देखभाल के साथ उनकी आयु अनुरूप 3-4 घंटे की अवधि का शाला पूर्व शिक्षा का कार्यक्रम 3-4 घंटे होना है। अधिकतम 4 घंटे से अधिक बच्चों को शाला में नहीं रखा जाएगा। ओके, आगे देखेंगे। 25 बच्चों के एक समूह के लिए कम से कम 35 वर्ग मीटर माप का एक अध्ययन कक्ष और 30 वर्ग मीटर कम से कम खुले स्थान की उपलब्धता, पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्टाफ। ठीक है, 25 बच्चे अगर हैं तो आपको 35 वर्ग मीटर का एक कक्ष होना चाहिए और 30 वर्ग मीटर का खुला जगह होना चाहिए। मातृभाषा, स्थानीय भाषा, देशी भाषा, बहुभाषा में संपादित विकासानुकूल बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, बच्चों की मातृभाषा में हो तो बेहतर है, बच्चा सहज रूप से सीख सकता है। आगे है पर्याप्त विकासानुकूल खिलौने और शिक्षण सामग्रियां, वयस्क देखभालकर्ता की उपलब्धता। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 1:20 अनुपात में, यानी 20 बच्चे हैं तो उस पर एक वयस्क देखभालकर्ता होना चाहिए। इनकी स्थापना कब हुई है वो देख लेते हैं अपन। राष्ट्रीय ईसीसी परिषद की स्थापना कब हुई है? भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक, फिर आ गया ये, नई दिल्ली दिनांक 3 मार्च 2014 के द्वारा राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई है? 2014 में की गई है, 3 मार्च 2014 में स्थापना की गई है। नीति क्या बोलती है? शाला पूर्व शिक्षा नीति बच्चों के चहुमुखी तथा सर्वांगीण विकास में सहायता देने के लिए विकासात्मक निरंतरता की प्रत्येक उपावस्था की देखभाल और शाला पूर्व शिक्षा पर बल देते हुए बच्चे के संपूर्ण और समेकित विकास की धारणा को पुष्ट करती है। यह दायित्व देखभाल प्रदाताओं जैसे बच्चे के माता पिता, अभिभावक, परिवारों, समुदायों और अन्य संस्थागत तंत्रों जैसे सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं के द्वारा निभाया जाएगा। समुचित तकनीकी मानकों और स्तरों के अनुसार शाला पूर्व शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय ईसीसी नीति 2013 एवं नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शाला पूर्व शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, अभिभावकीय शिक्षा, सामुदायिक उन्मुखीकरण तथा शाला पूर्व शिक्षा नीति आदि से तालमेल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किस किस से किया जाएगा? आपके स्वास्थ्य, पोषण, अभिभावकीय शिक्षा, इनसे तालमेल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे।
हुँ। निजी, सार्वजनिक और परोपकारी क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के सभी चरणों के लिए एक प्रभावी गुणवत्ता विनियमन या मान्यता प्रणाली स्थापित की जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्र, शिशु गृह, प्ले स्कूल, शाला पूर्व शिक्षा केंद्र, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, प्रारंभिक स्कूल, बालवाड़ी और गृह आधारित देख-रेख इत्यादि ऐसे केंद्र जहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दर्ज किया जाता है पर यह नीति लागू होगी। कहाँ-कहाँ होगी? ये दी है ना? आंगनवाड़ी केंद्र में, शिशु गृह में, प्ले स्कूल में, शाला पूर्व शिक्षा केंद्र में, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, है ना? प्रारंभिक स्कूल, इन सब जगह पे जहाँ-जहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चे रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर ये नीति लागू होगी। ठीक है? आगे देखेंगे नीति की अवधारणा। सामान्यतः शाला पूर्व शिक्षा के बारे में अनेक अवधारणा है। माता-पिता, अभिभावक प्रायः इसे औपचारिक शिक्षा के पर्याय मानते हैं। साथ ही दूसरा पक्ष आंगनवाड़ी के शाला पूर्व शिक्षा कार्यक्रम को मात्र पोषण आहार कार्यक्रम के रूप में देखता है। बिल्कुल फैक्ट बात है। आंगनवाड़ी केंद्रों को सिर्फ ये धारणा है लोगों के मन में कि यहाँ पे दलिया खिचड़ी मिलता है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी आपके शाला पूर्व शिक्षा केंद्र होते हैं, अनौपचारिक शिक्षा यहाँ दी जाती है। ठीक है? ईसीसी ना तो औपचारिक है, ना ही मात्र पोषण आहार कार्यक्रम है। यह एक समग्र विकास की अवधारणा है जिसमें बच्चे की उत्तरजीविका वृद्धि और उसके सर्वांगीण विकास, शारीरिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, रचनात्मक तथा सौंदर्यानुभूति की आवश्यकताओं की पूर्ति को उपयुक्त रणनीतियों का निर्धारण कर सुनिश्चित करना है। ओके, आगे देखेंगे। ईसीसी के अंतर्गत गर्भावस्था में बच्चे का विकास, जन्म के बाद 3 से 6 वर्ष तक देखरेख एवं शिक्षा, 3 से 6 वर्ष तक देखरेख के साथ अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा तथा 6 से 8 वर्ष तक यानी कक्षा 1 से 2 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा की प्रविधियों, खेल विधि का विस्तार एवं प्राथमिक शिक्षा से जुड़ाव है। इस अवधारणा में देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी का समावेश सुनिश्चित किया जाना है। शाला पूर्व शिक्षा से अभिप्राय अनौपचारिक शिक्षा से है, ना कि औपचारिक। ठीक है? औपचारिक नहीं होती है, ना ही इसमें गणवेश की ज़रूरत है, ना ही इसमें कोई पाठ्यक्रम की ज़रूरत है कि आपको बुक लानी है कि कॉपी लानी है, ना ही इसमें कोई ऐसी मार्कशीट वगैरह दी जाती है। अनौपचारिक है ये। ठीक है? आगे है, अतः ईसीसी में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधियां आधारित एवं खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। बहुस्तरीय, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधियों पर आधारित, खोज विधि जैसे ब्लॉक्स वगैरह बनाना बच्चों को, है ना, ये पजल सॉल्व कराना, ये सब क्या आ जाएगा? खोज विधि में आ जाएगा आपके। जैसे अक्षर ज्ञान, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर और आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, समस्या सुलझाने की कला, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाटक, कठपुतली, संगीत तथा गतिविधियों को शामिल करते हुए इसके साथ अन्य कार्य जैसे सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत स्वच्छता, समूह के कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है? ईसीसी के समग्र अवधारणा के साथ ICDS 1975 से बाल विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, परंतु पहुंच और गुणवत्ता के क्षेत्र में भी कुछ किए जाने की आवश्यकता है ताकि रिक्तता की पूर्ति की जा सके। शाला पूर्व शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि की ज़रूरत विशेष रूप से ध्यानाकर्षित करती है। ठीक है, आगे चलेंगे। शाला पूर्व शिक्षा नीति की अवधारणा 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों की क्षमता के विकास की नींव डालने हेतु निःशुल्क, व्यापक, समावेशी, समतापूर्ण, आनंददायी और प्रासंगिक अवसरों के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास करने और सक्रिय अधिगम क्षमता को विकसित करते हुए उन्हें प्राथमिक शाला में नियमित छात्र के रूप में उपस्थित रहने के लिए तैयार करने हेतु कृत संकल्पित है। मतलब बच्चा अगर आप डायरेक्ट उसको स्कूल भेजोगे तो वो 1 साल तो रोने में ही निकाल देगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है।
उसका मन मस्तिष्क जो है इस बात को नहीं स्वीकारेगा कि उसे माँ-बाप से दूर जाना है पढ़ने के लिए। तो शाला पूर्व शिक्षा में उसको अपने माँ-बाप से थोड़ी देर दूर रहने का एक माहौल मिलता है ना? वो ये बात समझने लगता है वहाँ आते-आते कि मुझे पढ़ने के लिए घर पे से दूर होना पड़ेगा। तो उनका जो दिमाग है ना, प्रिपेयर हो जाता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, ईसीसी में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना और उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को सीखने से संबंधित अक्षमताओं के साथ कैसे पढ़ाया जाए, इससे संबंधित जागरूकता और ज्ञान की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक प्रशिक्षणों का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता एवं अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जानी चाहिए। जैसे समाज के कई होते हैं ना कि अलग-सलग जो समाज से रहते हैं। अब मैं पर्टिकुलर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ, मतलब कई ऐसे वर्ग हैं जिनको मतलब समाज अपने स्वीकार नहीं करता है, तो उनके बच्चों को भी वहाँ पे लाना, सबके साथ मुख्य धारा में जोड़ना उनको भी, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, ईसीसी के तहत आगे देखेंगे, बस थोड़ा ही रह गया, ये लास्ट है हमारा, है ना ये पेज। देखो, प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ हवादार बाल सुलभ भवन होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ईसीसी प्रशिक्षण की शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा सेंटर किया जाएगा और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम 1 मासिक कक्षा भी चलाएगा। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ होते हैं, इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। पुष्टिकर भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। सभी विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कई सारे अध्ययन से यह पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों में कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहाँ पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं है, वहाँ सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। जहाँ-जहाँ पॉसिबल नहीं है गर्म खाना पहुँचना, कई इलाके होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, नहीं ट्रांसपोर्ट का है साधन, गर्म खाना नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन है वहाँ पे। यह नीति ईसीसी काउंसलिंग के तहत उपयुक्त प्रावधानों द्वारा समुचित वातावरण बनाते हुए शाला पूर्व शिक्षा केंद्र आधारित गतिविधियों के साथ बच्चों को शाला जाने के लिए तैयार करते हुए उनकी आयु एवं आवश्यकता अनुरूप बोझ रहित मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया है शाला पूर्व जो नीति की अवधारणा थी ये। अब आएगी नेक्स्ट हमारी क्लास शाला पूर्व शिक्षा नीति के उद्देश्य के ऊपर। ठीक है, और बाकी बहुत कुछ पढ़ना है अभी में, तो कल मिलेंगे, कल पढ़ेंगे। बाकी आप लोग जुड़े रहो, पढ़ते रहो, है ना, तैयारी करते रहो भाई, बहुत एग्ज़ाम अब आने को ही है हमारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं रह गई हमारी, सीडीपी थोड़ी सी बची है, बस ऐसे लगे रहो तो हमारी मुश्किल से 6 से 7 दिन में हमारी ख़त्म हो जाएगी सीडीपी। ठीक है, बस डेली आते रहो। और इसके साथ ही साथ रिवीजन क्लास भी मैंने शुरू कर दी है, तो 10 बजे रोज़ जुड़ जाया करो, संडे को छोड़ के। संडे सिर्फ हम टॉक सेशन रखेंगे, बाकी हफ्ते के बाकी के दिन हम लोग क्लास रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात आज की। बाकी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, है ना। जिसको पेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। 199 अमाउंट है। 200 से 300 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, बल्कि 300 ही हो गए हैं। 100 पोषण के, 100 मैनेजमेंट के और 100 सीडीपी के आपको क्वेश्चन डेली को मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए। आपको 199 में एग्ज़ाम टाइम तक ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, टॉपिक वाइज चलेंगे और सब कुछ हम कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।